हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान की इस सीआरपीसी सीरीज की तीसरी क्लास में। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन और सीआरपीसी में के बारे में ऐसे इनिशियल फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरी क्लास में हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे और डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज तीसरी क्लास डेफिनेशन की है। आज हम लोग डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर लेंगे, और कल से फिर सेकंड पार्ट पर शुरू करेंगे सेक्शन 6 से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज में जितनी पढ़ चुके थे वो सब आपने उम्मीद है तैयार कर ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग से शुरू करेंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, ये सबसे पहला चीज़ तो ये कि जुडिशियल प्रोसीडिंग किस धारा में दी गई। तो धारा 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग दी गई है। न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया। हिंदी में क्या कहेंगे? न्यायिक कार्रवाई, और इंग्लिश में जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें जो एविडेंस लिया जाए वो शपथ पर लिया जाए। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ जब न्यायालय की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ भी शपथ पर साक्ष्य लेने की बात आएगी। आगे हम लोग सीआरपीसी के बाद एविडेंस जब पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज़ याद रखिएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पर किसको बताएगा? जहाँ पर ऐसी कार्रवाई जिसमें या तो शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता है, उनको हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग माना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। अगली परिभाषा है, हालांकि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। 2L में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि असंज्ञेय संहिता की धारा 2L में परिभाषित असंज्ञेय अपराध जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उनकी प्रकृति से स्पष्ट होता है कि इनके अंतर्गत आने वाले अपराध जमानती और सामान्य होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि संज्ञेय और असंज्ञेय में क्या अंतर होता है, और संज्ञेय असंज्ञेय का जो अंतर है वो क्यों बनाया गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें जमानती और सामान्य अपराध होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये जो पॉइंट हमने आपको असंज्ञेय अपराध के संबंध में बताया, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये बताया है। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि असंज्ञेय अपराध की प्रकृति है सामान्यतः जमानतीय और सामान्य अपराध, गंभीर अपराध, अजमानतीय अपराध, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? 2N में दी गई। 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध मतलब ऑफेंस। ऑफेंस शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस समय जो भी विधि प्रवृत्त है, चाहे वह आईपीसी हो, ठीक है, या फिर कोई अदर एक्ट हो, जैसे SC/ST एक्ट है ना, या कोई भी एक्ट है ना। अगर कोई भी एक्ट जिसमें कोई भी चीज़ अपराध बनाएगी, दंडनीय बनाई गई है, तो वो अपराध हो गई। और अपराध से परिभाषा से यही तात्पर्य है कि किसी भी बिंदु में किसी भी एक्ट में या किसी भी विधि में कोई भी ऐसा कार्य जो दंडनीय बनाया गया है, वो क्या माना जाएगा? सीआरपीसी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है। अब अच्छा, ये और बताइए कि आईपीसी में आप अपराध की परिभाषा पढ़ चुके हैं। आईपीसी में किस सेक्शन में अपराध की परिभाषा दी गई है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कितने लोग आईपीसी सही से पढ़े हैं। आईपीसी में अपराध की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, आप बताइएगा। सीआरपीसी में 2N में दी गई है। और कोई भी विधि में कोई भी ऐसा कार्य जो दंडनीय बनाया गया है, जिसके लिए पनिशमेंट रखा गया है, चाहे वो पनिशमेंट सज़ा के रूप में हो, चाहे वो पनिशमेंट जुर्माना के रूप में हो, कुछ भी अगर पनिशमेंट रखा गया है तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप दे दिया है, स्पेशल प्रोविज़न टाइप दे दिया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी गई है, इस पर बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि पशु अत्याचार अधिनियम की 1871 की धारा
20 के अधीन किया गया अपराध, है ना। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन अपराध नहीं है, और एक दे दिया कि किसी भी विधि के अंदर दंडनीय कार्य, दूसरा दे दिया पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अपराध, और तीसरा कोई अदर ऑप्शन दे दिया। तो आपको अदर ऑप्शन टिक करना है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर दंडनीय कार्य है किसी विधि के अधीन तो वो धारा 2N में अपराध माना जाएगा, और इसके अतिरिक्त पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन अपराध। ठीक है, अब आ जाइए समन मामला। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, पहले एक चीज़ समझिए अच्छे से कि जो सीआरपीसी है इसमें जो मामले हैं वो 3 आधार पर बांटे गए हैं। पहला मामला जमानत के आधार पर, तो जमानत के आधार पर आपने देखा कि एक तो जमानती अपराध हो जाता है और अजमानती अपराध हो जाता है, 2 तरीके से बांटा गया है, जमानती अजमानती अपराध। दूसरा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय व इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य गिरफ्तारी और अन्वेषण के संबंध में। ठीक है ना, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में हम लोगों ने अंतर तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग अच्छे से, कि गिरफ्तारी और अन्वेषण के मामले में सीआरपीसी में ये 2 तरीके से अपराध बांटा गया। और तीसरा ये जो समन और वारंट मामला है इसका उद्देश्य है विचारण, ये विचारण के आधार पर बांटा गया है। समन मामला का विचारण अलग तरीके से हो गया और वारंट मामला का अलग तरीके से होगा, है ना। तो विचारण के आधार पर समन और वारंट मामला बांटा गया है। तो आपसे कभी कोई इंटरव्यू में या कहीं भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीआरपीसी में जो अपराध दिए गए हैं या सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दिए गए हैं वो कितनी तरीके से डिवाइडेड किए गए हैं। तो 3 तरीके से डिवाइडेड किए गए। पहला बेल के आधार पर है, ऑन द ग्राउंड ऑफ बेल, जमानतीय और अजमानतीय, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। दूसरा ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, है ना, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। और तीसरा ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रायल, समन और वारंट केस। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये तीनों में ही जो अंतर है, समन और वारंट में, संज्ञेय और असंज्ञेय में, जमानती और अजमानती में, ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डिफरेंस बन जाता है। तो ये डिफरेंस भी हम जब आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तो वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, हालांकि मैं समझा तो इतना दे रहा हूँ कि अगर आप मेंस का आंसर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि समन मामला जो है उसकी परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है। तो समन मामले की परिभाषा 2W में दी गई है। किस में दी गई है समन केस की परिभाषा? 2W में। कौन सा मामला समन मामला है? समन मामले से ऐसा प्रत्येक मामला अभिप्रेत है जो वारंट मामला नहीं है। तो अब सबसे पहले तो ये परिभाषा खुद में पूर्ण नहीं है, ये परिभाषा डिपेंडेंट, इसको कहते हैं, इस तरीके की जो डेफिनेशन होती है उनको कहते हैं डिपेंडेंट डेफिनेशन, है ना। वो निर्भर है किसी पर, और ये किस पर निर्भर है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वारंट मामला क्या है तब तक आप ये नहीं बता सकेंगे समन मामला कौन सा है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया कि जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि वारंट मामला क्या क्या है, और वारंट मामला क्या है, ये किस सेक्शन में दिया गया है? ये 2X में दिया गया है। वारंट मामला किस में दिया गया है? 2X में दिया गया। और क्या है वारंट मामला? वारंट मामला से अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित मामला है। वो कौन सा मामला हो गया? वो वारंट मामला हो गया। ठीक है। तो वारंट मामला किस तरीके का हो गया? जो मृत्यु, देख रहे ना, जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता हो, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता हो, और 2 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता हो। अगर इतना दंड है तो फिर वो वारंट मामला है। अगर 2 वर्ष से कम के कारावास का दंड है तो वो समन मामला हो जाएगा, अगर 2 वर्ष से कम का कारावास है। क्योंकि समन मामले की परिभाषा में लिखा था जो वारंट मामला नहीं है, और या अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वो भी समन मामला हो जाएगा, केवल जुर्माने से दंडनीय। ठीक है।
तो ये आप समन मामला और वारंट मामला में अंतर समझ चुके होंगे। अब समन मामला और वारंट मामला में जो प्रोसीजर में जो डिफरेंस दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके प्रोसीजर में डिफरेंस होता है। समन मामले के ट्रायल में अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है, वारंट मामले के ट्रायल में अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है। हालांकि वारंट मामले में भी दो ट्रायल प्रोसीजर होता है, एक मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले का ट्रायल और एक सेशन कोर्ट द्वारा वारंट मामले का ट्रायल। तो समन और वारंट मामले में दो अंतर होते हैं ये, ठीक है। और ये किस आधार पर हैं? ये ट्रायल के आधार पर किए गए हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जमानतीय, अजमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय और समन और वारंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वारंट मामले की परिभाषा दोबारा लिखी हुई है। आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2U में, यहाँ धारा होगा, ठीक है, धारा 2U में किसकी परिभाषा दी गई है? लोक अभियोजन को परिभाषित किया गया है। लोक अभियोजन को नहीं, यहाँ पर लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया? लोक अभियोजक को, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा दी गई है ना। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है? इसके अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया। इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों पर कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है ना। इस परिभाषा में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, केवल इतनी बात कही गई है कि इसके अंतर्गत लोक अभियोजक जो धारा 24 में अपॉइंट हैं, धारा 24 अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आप एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पीसीएसजे के एग्जाम में मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। जब धारा 24 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे एक लोक अभियोजक नियुक्त होता है। यहाँ पर बस इतना देख लीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा 2U में दी गई और 2U में दो तरीके के लोग बताए गए। पहले तो जो धारा 24 के अधीन नियुक्त होते हैं और दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। दो तरीके के लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहे जाएंगे। इस डेफिनेशन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है धारा 2R में। तो हालांकि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो धारा 2R जो है उसमें बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेरित है। धारा 173 के धारा सब क्लॉज 2 के अधीन, उपधारा 2 या सब क्लॉज 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेरित है। मतलब जो पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 सब क्लॉज 2 में रिपोर्ट भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट को, वो क्या मानी जाएगी? पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी, ठीक है। अब धारा 2R में जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो दो तरीके की भेजी जाती है। एक तो फाइनल रिपोर्ट FR, ठीक है, और दूसरी चार्जशीट। ये दोनों ही किस में भेजी जाती हैं? ये भेजी जाती हैं धारा 173(2) में। तो दोनों को ही क्या माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा। हालांकि परिभाषा केवल इतनी ही कहती है कि जो 173(2) में भेजा जाए वो पुलिस रिपोर्ट है, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए 173(2) जब पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रख लीजिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन पुलिस रिपोर्ट है या कौन नहीं है। तो धारा 173(2) में FR भेजी जाती है, जिसको हम फुल फॉर्म में फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट कहते हैं, और दूसरा चार्जशीट भेजी जाती है, ठीक है। चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट कब भेजी जाती है? फाइनल रिपोर्ट तब जब इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये लगता है कि जो आरोप लगाए गए थे, पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो आरोप आधारहीन है, उनके लिए कोई आधार नहीं है। और चार्जशीट कब? जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि लगाए गए जो चार्ज हैं वो उचित हैं और उनके आधार पर वो बना के भेजता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या हुआ जिससे ये लगता है कि ये जो अभियुक्त है उसने ये अपराध किया है, ठीक है। अब आ जाइए दंड प्रक्रिया संहिता की 2WA पे। 2WA में परिभाषा दी गई है। ये एकमात्र संशोधन है जो डेफिनेशन क्लॉज में किया गया है। हालांकि CRPC संशोधनों से भरी पड़ी है। कौन से ईयर में कौन से संशोधन हुए हम लोगों ने पीछे देखे थे, और एक अलग से वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा कि किस संशोधन में क्या प्रावधान बदले गए। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज में केवल एक संशोधन हुआ, और ये संशोधन कब हुआ? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा, ठीक है। पीड़ित शब्द को जोड़ा गया है। ये पीड़ित शब्द जोड़ा गया 2WA, ठीक है।
पीड़ित मतलब विक्टिम। तो अब देखिए विक्टिम से क्या तात्पर्य है, आप जिसको किसी कार्य से, अभियुक्त का कोई कार्य जिस पर आरोप लगा है उस व्यक्ति के किसी कार्य से हानि या क्षति हुई हो, इसके अंतर्गत इसका संरक्षक और इसका वारिस भी आता है। मतलब अब देखिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए, पीड़ित व्यक्ति कौन है। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं कोर्ट में जब मामला आता है, एक तो पीड़ित होता है और एक कौन होता है, एक व्यक्ति अभियुक्त होता है जिस पर आरोप लगा होता है कि उसने कोई अपराध किया है। ठीक है, अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किस शब्द का प्रयोग किया गया है डेफिनेशन में, अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अभियुक्त शब्द मतलब जिस पर कोई आरोप लगा है। तो अब एक व्यक्ति पे आरोप लगा होगा और दूसरा व्यक्ति जो होगा जिसके साथ अपराध हुआ है, जो कह रहा है कि मेरे साथ अपराध हुआ, वो क्या हो गया, पीड़ित हो गया, विक्टिम हो गया। तो विक्टिम को परिभाषित कर दिया गया 2WA में 2008 में। और पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, जिस पर अभियुक्त के किसी कार्य से, इसने कोई कार्य किया है या इसके किसी लोभ से, इसने कोई लोभ किया है। कार्य और लोभ की परिभाषा आपने आईपीसी में देखी थी। ठीक है, किसी कार्य से या लोभ से कोई भी हानि या क्षति कारित हुई हो, क्या हुई हो, हानि कारित हुई हो या क्षति कारित हुई हो किसी कार्य से या लोभ से अभियुक्त के, तो इसके अंतर्गत तो वो पीड़ित व्यक्ति है। और पीड़ित व्यक्ति में क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत इसका जो सक्सेसर होगा वो भी आएगा और इसका जो गार्जियन होगा, संरक्षक होगा, वो भी आएगा। तो लीगल हेयर, सक्सेसर क्या, वारिस मतलब लीगल हेयर, तो लीगल हेयर भी आएगा और गार्जियन भी आएगा, दोनों ही आएंगे पीड़ित के। पीड़ित से तात्पर्य पीड़ित की परिभाषा में। अब पीड़ित की परिभाषा की जरूरत तब पड़ेगी जब हम आगे चल के देखेंगे कि सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ित को क्या क्या रिलीफ मिले हुए हैं, तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि पीड़ित व्यक्ति का वारिस और पीड़ित व्यक्ति का सक्सेसर भी, पीड़ित व्यक्ति का वारिस और पीड़ित व्यक्ति का गार्जियन भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। अब कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं बची है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, पूरी तरीके से डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो गया है। एक लास्ट डेफिनेशन है 2Y में, सेक्शन 2Y में, उसमें ये कहा गया है कि जो भी, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी बताया था आपको कि अभियुक्त व्यक्ति का कार्यालोप, और कार्यालोप का मतलब क्या होगा, जो आईपीसी में बताया गया। तो 2Y यही बात कहती है कि अगर सीआरपीसी में कोई टर्म ऐसा यूज हो रहा है जो यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन आईपीसी में परिभाषित किया गया है, तो उसका वही अर्थ होगा जो आईपीसी में है। मतलब आईपीसी की परिभाषाओं को वेरिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। ये वेरिफिकेशन का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन, 2Y। हम पढ़ के सुना देते हैं आपको क्या कहता है 2Y। उन शब्दों या पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं या परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे उनके उस संहिता में जो इस संहिता में है। ठीक है, तो 1860 में वर्ड एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। यहाँ पे परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ होगा जो यहाँ पर जो आईपीसी में दिया गया है। ठीक है, अब दो चीज़ें और कर लेते हैं। आपका डेफिनेशन क्लॉज पूरा ख़त्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन है जो किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनेगा, हालांकि मैं आपको साथ में बताता रहता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दो तीन तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सेक्शन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में ये परिभाषा दी गई है, तो आप बता देंगे कि इस सेक्शन में दी गई है। दूसरा, परिभाषा के अंदर से पूछ सकते हैं, जैसे वारंट मामला क्या है, समन मामला क्या है, जमानतीय मामला क्या है, पीड़ित कौन है ना, इस तरीके से। और उसके ऑप्शन दिए रहेंगे तो वो आपको बताना होगा कि कौन पीड़ित है, या फिर मिलान करने के लिए भी दे सकते हैं सेक्शन वाला पार्ट की, मिलान करके बताइए कि कौन सा सेक्शन किस में है या किस मामले में। आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कौन सी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसमें ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन दे दिया है ना, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन दे दिया, इंक्वायरी एंड ट्रायल दे दिया, और ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन दे दिया। तो आपको बताना होगा कि जो इंक्वायरी है और जो ट्रायल है ये दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किसकी परिभाषा आपको सेक्शन 2 सीआरपीसी में दी गई है। तो एक बार परिभाषाएं बिल्कुल बेयर एक्ट, हमने आपसे कहा था साथ में तैयार रखिएगा, बेयर एक्ट में एक बार देख लीजिएगा किस किस की परिभाषा दी गई है और किस किस की परिभाषा नहीं दी गई है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। अब आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। धारा
जमानती और अजमानती अपराधों का जो वर्गीकरण है वो किस में दिया गया, अध्याय 1 में 5 धाराएं हैं 1 से 5 तक, ठीक। जमानती और अजमानती अपराधों का वर्गीकरण किस अनुसूची में किया गया, पहली अनुसूची में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट अब खत्म हो गया, इस पॉइंट को काट दीजिए क्योंकि अब दंड प्रक्रिया संहिता जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रवृत्त है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अध्याय 8, 10 और 11 को छोड़कर शेष प्रावधान नागालैंड राज्य व जनजातीय क्षेत्र पर लागू होंगे, ठीक है। इस अधिनियम में संशोधन केवल संसद नहीं कर सकती है बल्कि राज्य भी कर सकता है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, तो संसद भी कर सकती है और राज्य भी कर सकता है। हम जो यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है गलती से लिख जाता है, लेकिन मैं आपको जो बोल के सही करवा देता हूँ उसको याद रखा कीजिए, ठीक है। और अपना जब हम आपको फाइल भी भेजते हैं उसमें भी वो संशोधन कर लिया कीजिए, ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथककरण है वो दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य है, दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य है, ठीक है। जमानती अपराध से क्या विपरीत है, जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय बनाया गया हो। अजमानती अपराध से विपरीत है जो जमानतीय नहीं है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रवाद मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। संज्ञेय अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। प्रवाद संज्ञेय असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों में हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जांच व विचारण एक जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगला पॉइंट यही है, ठीक है। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, साक्ष्य एकत्रित करना। इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज क्या है, एविडेंस कलेक्ट करना। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, जाहिरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात राज्य। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानतीय व सामान्य होती है। तो ये पॉइंट हो गए, पूरा हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए डेफिनेशन क्लॉज तो हमने पढ़ लिया है, अब कुछ और चीज़ें हैं, जो एक दो चीज़ें हैं वो और पढ़ लेते हैं। एक तो सेक्शन 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। सेक्शन 3 आपका सीआरपीसी का जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 3 हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। सेक्शन 3 से क्वेश्चन नहीं बनता है। सेक्शन 3 अगर पढ़ना भी आपको तो आप डायरेक्ट उठा के पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 4 में 2 क्लॉज हैं, एक पहला क्लॉज और एक दूसरा क्लॉज है। तो सेक्शन 4 का पहला क्लॉज कहता है कि आईपीसी के अधीन सभी अपराधों का, आईपीसी के अधीन जो भी अपराध हैं उनका जांच, अन्वेषण, विचारण, क्या क्या चीज़ें, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा इंक्वायरी और तीसरा ट्रायल। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी वो किसके अधीन होंगी, वो सीआरपीसी के अनुसार होंगी। किसके अधीन होगी, या कोई भी अदर प्रोसीडिंग, केवल इतना ही नहीं, कोई भी अदर प्रोसीडिंग है, ये सभी चीज़ें किसके अधीन होंगी, ये होंगी सीआरपीसी के अधीन, सीआरपीसी के अनुसार होंगी। ये चीज़ कही गई है सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 कहता है, वो कहता है कि अगर किसी अन्य विधि में कोई अपराध है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, ये सभी प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग, ये जो हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग भी उस जो अलग विधि है उसमें दिए गए प्रोसीजर के अनुसार होगी। अगर जो अलग विधि है उसमें अगर कोई प्रोसीजर दिया गया है तो उसके अनुसार होगी, अगर उसमें कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो फिर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर तत्समय कोई प्रवृत्ति विधि है, जो मैं आपको वेयर एक्ट की भाषा है वो पढ़ के सुना देता हूँ, किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों की रीत या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्ति कोई विधि, टाइम बीइंग इन फोर्स,
ठीक है। तत्समय प्रवृत्ति कोई विधि, तत्समय प्रवृत्ति का मतलब उस समय एप्लीकेबल कोई भी लॉ होगा उसके अधीन होगा। अगर उसके अधीन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है तो सीआरपीसी के अधीन होगा। ठीक है। जो सीआरपीसी के प्रोविज़न है वो प्रीवेल नहीं करेंगे। सीआरपीसी के प्रोविज़न आईपीसी की सभी कार्रवाइयों पर लागू होंगे। इसके अलावा किसी विधि में अगर स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है तो स्पेशल प्रोविज़न के अनुसार कार्रवाई होगी। सीआरपीसी तब लागू होगी जहां रिक्तता आएगी, जहां पर प्रोसीजर नहीं दिया गया है वहां पर फिर से सीआरपीसी लागू होगी। तो इस चीज़ को क्लियर किया गया क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता था कि स्पेशल प्रोविज़न लागू होंगे या सीआरपीसी। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा देता हूँ कि देखिए, वैसे तो सीआरपीसी के अंतर्गत मामला आता है लेकिन मोटर वाहन अधिनियम है। मोटर वाहन अधिनियम में कुछ जो जुर्माने के मामले में या कुछ अपराधों के मामले में जो पावर दी गई है वो मोटर वाहन अधिनियम में किसको दी गई है? जो मोटर वाहन से संबंधित अधिकारी होते हैं, इन कानूनों से संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको प्रोसीजर दिया गया, उनको पावर दी गई है। तो जैसे ही वो पावर दी गई तो वो कहीं ना कहीं जो पावर जुर्माना लगाने की पहले मजिस्ट्रेट के पास थी या सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास है, वो पावर ख़त्म हो जाती है और उनको मिल जाती है इस अधिनियम के लिए। ठीक है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि अगर कहीं स्पेशल प्रोविज़न है तो वो पहले माना जाएगा, सीआरपीसी तब मानी जाएगी जहां कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन आईपीसी के संबंध में सभी प्रोविज़न सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे क्योंकि आईपीसी के लिए ही मेन रूप से सीआरपीसी बनाई गई है। ठीक है। तो सेक्शन 4 मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 4 में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जब पढ़ा कीजिए हमारे साथ सीआरपीसी बैठ के, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा कीजिए तो एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और एक अपना बेयर एक्ट लेकर बैठा कीजिए। जैसे सीआरपीसी है तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि कहीं मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है। अब सेक्शन 5 और देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 5 किस बारे में प्रावधान करता है? सेक्शन 5 भी इसी तरीके का एक प्रावधान करता है। आइए देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 5 करता है व्यावृत्ति, सेविंग्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेविंग्स। इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। है ना? क्या क्या कहा गया कि अगर कोई विशेष विधि लागू है, कोई स्पेशल विधि लागू है, स्पेशल लॉ लागू है, ठीक है, या कोई भी स्थानीय विधि लागू है, कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, या फिर कोई भी तत्समय प्रवृत्ति कोई भी विधि, ठीक है। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ या तत्समय प्रवृत्ति कोई भी अन्य विधि है, इसमें कोई भी विशेष प्रक्रिया दी गई है, कोई स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है। इस विशेष प्रक्रिया का मतलब जो प्रक्रिया आपके सीआरपीसी में नहीं दी गई है। ठीक है। अगर कोई स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है, जैसे मान लीजिए ये स्पेशल प्रोसीडिंग है कि कोई भी कार्रवाई जो है, मान लीजिए आतंकवाद है, आतंकवाद के संबंध में कोई एक्ट बना और उसमें ये कार्रवाई है कि इस व्यक्ति को किसी भी आधार पर जमानत नहीं दी जाएगी, तो ये क्या हो गया? स्पेशल प्रोसीजर हो गया। या इस व्यक्ति को 2 साल तक जमानत नहीं मिल सकती, ये क्या हो गया? स्पेशल प्रोसीजर हो गया, क्योंकि सीआरपीसी में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है ना। तो स्पेशल प्रोसीजर जो है उस पर इस विधि से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीआरपीसी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी, सीआरपीसी उसको किसी प्रकार से इफ़ेक्टेड नहीं करेगी। यही सेविंग है। सेविंग मतलब सीआरपीसी से बचा रहे हैं उस स्पेशल विधि को। ठीक है। व्यावृत्ति हो रही है उस स्पेशल विधि की। तो कोई विशेष या स्थानीय विधि है या तत्समय कोई भी विधि प्रवृत्ति है, उसकी किसी विशेष अधिकारता या पावर पर या उस विधि द्वारा कोई भी विशेष प्रक्रिया दी जा रही है ना, कोई अधिकारता, शक्ति या विशेष प्रक्रिया,
3 शब्द बताए गए हैं, एक अधिकारिता, एक शक्ति और एक विशेष प्रक्रिया। ठीक है, तो इन तीनों को प्रभावित नहीं करेगी कौन, सीआरपीसी। ये बात कही गई है सेक्शन 5 में। तो हमारे समझ से आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 1, 2, 4, 5। 3 हमने नहीं पढ़ा है। 3 को अगर आपको पढ़ना, आप बेरक से पढ़ सकते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्देशों का अर्थ क्या लगाया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस सेक्शन 3 में दिए गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया और अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 से हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक चीज़ और बताइएगा कि ये लास्ट में हमने आपको जो बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया है, इसको आप अगर ये अच्छा लग रहा हो तो इस तरीके से हम आगे और लेक्चर बना सकते हैं आपके लिए। तो ये कैसा लगा ये भी अलग से बताइएगा। मिशन एपीओ लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।